हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक होगा हमारा आज का एक डेरिवेशन, और डेरिवेशन का नाम है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से। देखिए, इसके लिए हम कैसे डेरिवेशन निकालेंगे, आपको एक एक बात पूरी बताई जाएगी, तो कंटिन्यूसली एंड तक बने रहें। और ये इस बात की गारंटी है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके डाउट से बन के रह जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सीधे इस वीडियो को। देखो, इसमें हमें क्या पता है कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो निकालनी क्या है मुझे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी किसके कारण है? तो आवेशित वलय के कारण। तो क्या हम पहले वलय बना लें, फिर उसको आवेशित कर लेंगे और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर हम ये हमने माना है कि ये एक आवेशित वलय है। ये क्या बन गई? एक आवेशित वलय। ये एक वलय बनी और आवेशित करना है तो क्या करते हैं, हम इसको ऐसे दिखा देते हैं प्लस प्लस। और ये कैसी हो गई कि धन आवेशित हो गई। ये एक समान रूप से हमारी धनावेशित वलय हो गई। ठीक है, और मानते हैं कि इस वलय की जो त्रिज्या है वो कितनी है? ए। वलय की जो त्रिज्या है वो कितनी है? ए। वलय की त्रिज्या कितनी हो गई? ए। और यहाँ से हम मान लेते हैं कि वलय के केंद्र से कुछ दूरी पर, यहाँ से यहाँ कुछ दूरी पर, और वो कुछ दूरी कितनी होगी? x। मान लेते हैं कुछ दूरी कितनी है? x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और यही होगा हमारे आवेशित वलय के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो हम क्या करते हैं कि हम इसे सीधे ना निकाल कर हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा आवेशित वलय है ये एक समान रूप से आवेशित तो है, इसको मैंने टोटल आवेश भी Q दिया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये आवेश जब हम इसको दिए हैं तो ये छोटे छोटे भागों में इसको बांट कर दिया गया है। कैसे? इसको डेल क्यू थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ हर जगह पूरे पे फैला हुआ है, तो मैंने क्या माना? छोटा छोटा भाग। तो हम क्या करते हैं, इस आवेशित वलय के छोटे छोटे भाग कर लेते हैं, इतना भाग। ठीक है, ऐसे हमने माना कि ये हमारे पास यहाँ का जो इतने ये लघु क्षेत्रफल मिल गया, ये छोटा सा अवयव, इस पूरे वलय का ये छोटा सा भाग है, और इस भाग को हमने माना है कि डेल क्यू आवेश दिया गया। टोटल आवेश इसका पूरा कितना है? क्यू, और इस भाग का, इतने भाग का आवेश कितना है? डेल क्यू। अब हम ये मान के चलेंगे कि इस डेल क्यू यहाँ से लेकर ये इस बिंदु से इसकी दूरी, जहाँ ये डेल क्यू आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। और वैसे ही मान लेते हैं कि इधर भी एक ये भाग ही होगा, और यहाँ से अगर दूरी देखेंगे तो वो भी सेम होगी। ये हमने दूरियां बना ली। ठीक है, ऐसे बना ली कि इस वलय को मैंने छोटे छोटे भागों में आवेशों में बांट दिया। ये पूरा आवेश इस वलय को कितना दिया गया है? क्यू। और ये छोटा सा आवेश माना कि इतने इतने खंड पे इस पूरी वलय को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया, जितनी ये उतनी छोटी, ये छोटे छोटे से सभी खंडों से मिलकर बनी मान लेते हैं। और इसका एक ये छोटा सा खंड है, लघु अवयव खंड है, इसके कारण इसमें यहाँ आवेश कितना है? डेल क्यू। और यहाँ से इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है? पी तक की दूरी कितनी? आर। इसके केंद्र O से, सेंटर O से, वलय के केंद्र O से x दूरी पर यह बिंदु P है। अगर हम आपसे ये कहें कि इस प्लस Q आवेश है, तो यहाँ आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखानी है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखानी है, तो आप कैसे दिखाओगे? तो आप देखो कि ये प्लस Q आवेश है, अगर मुझे दिखाना है तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होती? बिंदु से दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर। तो ये है
अगर इमेजिन करना है तो सीधे क्यू नॉट मान लो। अब सोच लो ये प्लस क्यू आवेश इस क्यू नॉट को क्या करेगा, धक्का बाहर की ओर देगा, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश प्लस प्लस समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो उस पर लगने वाला बल बाहर की ओर होगा, तो जिधर की ओर वैद्युत बल की दिशा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है क्यू प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले के लिए। तो इसके कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किधर की ओर होगी, इधर की कारण, ये ई है। बस एक बात आपको ये समझ लेना है कि ये आपके पास आवेश क्यू तो नहीं है, ये कितना है डेल क्यू है ना, आवेश का छोटा सा भाग, तो ये वैद्युत क्षेत्र ई भी नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र का छोटा सा भाग डेल ई, इतनी बात। वैसे ही इधर से देखोगे तो इधर की ओर आ जाएगा डेल ई, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो मिल गई कि ऐसे जा रहे ऐसे जा रहे, ठीक है, इसके कारण उधर जा रहे, इसके कारण इधर जा रहे, कुछ यहाँ से निकालोगे कुछ और दिशा पे जाएंगे, लेकिन अब मुझे इनका परिणाम ही निकालना है। तो फिर आप इस बात को देखो गौर से, तो ये जैसे निरक्षीय वाला स्थिति बनी थी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक वैसे मिल गया, क्योंकि इनके बीच फिक्स कोण नहीं मिल रहे हैं। और वो फिक्स कोण क्या मैंने बताया था कि अगर एक बिंदु से इधर की ओर एक सदिश है, एक इधर की ओर, इनके बीच 180 अंश कोण बनेगा। अगर एक यूँ है एक यूँ है, यहाँ से एक बिंदु ऊपर एक नीचे, तो ठीक 90 अंश का कोण, एक ही बिंदु से एक इधर जा रही एक और इधर जा रही है तो 0 अंश। इन तीनों को फिक्स कोण आप समझोगे, इनके अलावा जो मिले तो ये समझ लेना वो फिक्स कोण नहीं। और जब फिक्स कोण नहीं होते तो इनके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक तोड़ते हैं, क्योंकि ये ई क्या है, सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक में इसके तोड़े जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक इसके तोड़ेंगे तो यूँ है, तो क्षैतिज तो यूँ कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा इधर की ओर डेल ई, और क्षैतिज के साथ क्या लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर इसका अब इस बिंदु पर ही क्षैतिज लेना है तो इस बिंदु के ऐसे मिलाते हुए रेखा के क्षैतिज हो गया। अब इसका ऊर्ध्व घटक लेना है तो इस दिशा से अब 90 अंश का कोण, तो ऐसे है तो ऐसे कर दो, तो इससे और इसके बीच कोण 90 अंश हो जाएगा। तो ये दिशा कौन सी होगी, डेल ई साइन थीटा की, ठीक। इसी तरह जब इसको तोड़ोगे तो वही ये ऊपर की ओर हो जाएगा डेल ई साइन थीटा, और जो क्षैतिज इसका होगा तो यूँ हो जाएगा, तो इधर की ही ओर हो जाएगा डेल ई कॉस थीटा। मतलब आप ये देखोगे कि ये डेल ई ये सभी मिलाकर एक ही ओर डेल ई कॉस थीटा एक ही ओर जाएंगे और साइन थीटा ऊपर नीचे रहेंगे। हर बार जो भी दो बनाओगे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये दोनों साइन थीटा ई साइन थीटा और ई साइन थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ई के दोनों के मान सेम हो गए, साइन थीटा तो सेम है ही, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, ये नीचे की ओर तो ये ऊपर की ओर, तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और निरस्त करने पर इनका काम खत्म हो जाता है। और ये दोनों के तो ये बंटवारे हैं, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, तो ये दोनों भी खत्म जैसे निरक्षीय वाले पे। तो परिणाम किनके कारण आएगा, इनके कारण, क्षैतिज घटक के कारण, इस वलय के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इसके क्षैतिज घटक के कारण आएगी, इसके क्षैतिज घटक के कारण आएगी, ठीक है। तो अब आपको ये लिखना है कि माना एक आवेशित वलय, माना एक आवेशित वलय एक आवेशित वलय जिस पर एक समान रूप से धनावेश फैला है। इसका केंद्र O है, ये जो इस आवेशित वलय का केंद्र क्या है, O, केंद्र O है तथा त्रिज्या A है, त्रिज्या A है, ठीक है। केंद्र से x दूरी पर, माना केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, माना केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये हम इतना लिख लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ी सी एक और बात लिख लेते हैं कि ये जो आवेशित वलय है ये लघु अवयव खंडों से मिलकर बनी, छोटे छोटे लघु अवयव खंडों से मिलकर बनी है, और उसका एक लघु अवयव खंड कौन सा है, ए बी, इसका नाम क्या देते हैं, ए और बी, इसका लघु अवयव खंड क्या हो जाएगा, एक ए बी।
लिखेंगे माना वलय लघु अवयव खंडों से मिलकर बनी, लघु अवयव खंडों से मिलकर बनी, जिसका एक अवयव खंड ए बी है, जिसमें डेल क्यू आवेश है। ये मैंने लिख दिया, आपको भी यही लिखना है। देखो इस चित्र के बारे में जो लिखा जाता है वो क्या होता है, कुछ अलग नहीं होता। आपने एक आवेशित वलय बनाई तो सबसे पहले लिख दो माना एक आवेशित वलय है। फिर क्या आवेश फैला है, तो जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश है तो प्लस लिख दो एक धन आवेश फैला है। इसका केंद्र क्या है, ओ, तो इसका केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या ए है, तो सारी चीज़ें वो लिख दी। माना केंद्र ओ से x दूरी पर, ये x दूरी पर एक बिंदु P है, तो वो लिख दी। इस पर निकालना क्या चाह रहे हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर एक बात ये लिख देना कि माना ये आवेशित वलय लघु अवयव खंडों से मिलकर बनी, जिसका एक लघु अवयव खंड ए बी है, एक कोई लघु अवयव खंड ए बी है, और इस पर आवेश कितना है, डेल क्यू है। अब आप ये कहोगे कि अगर डेल क्यू से मान लेते ये r दूरी पर एक बिंदु P हो गया, ये आवेश हो गया, ये दूरी हो गई, ये बिंदु P हो गया, तो मैंने एक आपको सबसे पहले डेरिवेशन इस चैप्टर का सिखाया था कि अगर कोई आपके पास आवेश हो और उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु P है और यहाँ आवेश दिख रहा है, आवेश से कुछ दूरी दिख रही है, वहाँ पर एक बिंदु P है, तो इसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर। के माध्यम के लिए अगर ये नहीं होगा तो निर्वात के लिए, अगर माध्यम रखना है आपको तो के लिख दो, अगर निर्वात रखना है तो के नहीं लिखना है। तो ये होता है आपके लिए फार्मूला। तो अगर हम आपसे ये कहें डेल क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो कैसे आप निकालेंगे, लिखेंगे डेल क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये सोचो कि यहाँ पर डेल क्यू है तो ई ना आकर क्या आया है, डेल ई, तो इस ई की जगह में हम क्या लिखेंगे, डेल ई, क्या लिखेंगे, डेल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे। क्यू लिखेंगे, क्यू की जगह पे है क्या अपने पास, डेल क्यू, तो लिखेंगे डेल क्यू, क्यों, क्योंकि आवेश अपने पास कौन सा, डेल क्यू, उसमें कौन सा था, क्यू बटे में आर स्क्वायर। आर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, तो इस क्यू डेल क्यू से दूरी यहाँ तक की कितनी, आर ही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 इसको मान लेना है। अब आप लिखोगे चूँकि वलय के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके क्षैतिज घटक के कारण है, लिखोगे चूँकि वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटक के कारण, क्षैतिज घटक के कारण होगी। अतः देखिए अगर ये जो इसके कारण जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, इस डेल ई कॉस थीटा इनके कारण आ रही है, तो ई का ही तो ये क्षैतिज घटक है। इसको मैं ऐसे था, मैंने पृथ्वी समांतर कर दिया, पृथ्वी समांतर वाले क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक, तो इसके ये क्षैतिज घटक के कारण आ रहा है, तो क्षैतिज घटक कितना है, डेल ई कॉस थीटा, तो इसका मान निकाल लें हम, तो लिखेंगे डेल ई कॉस थीटा, लिखेंगे क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, ठीक है। ये क्षैतिज घटक कितना है, डेल ई कॉस थीटा। अब अगर आप देखो तो डेल ई की वैल्यू यहाँ से देख लो, डेल ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डेल क्यू बटे आर स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल क्यू बटे आर स्क्वायर, और कितना आएगा, कॉस थीटा। इसको समीकरण 2 नाम दे दो, इसको समीकरण अभी ना दो नाम कोई, ठीक है। अभी हम ये मानते हैं कि ये इतना आ गया। अब अगर आपसे हम ये कहें कि
इतने के कारण जो ए बी वाला लघु अवयव खंड है, इसके कारण इतने पे जितना आवेश है डेल क्यू, इसके कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इतनी आएगी, इतनी। तो अगर हम आपसे कहें कि इस पूरी वलय के कारण कितना आएगा, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो क्या करें, इस वलय पे कितना आवेश है, क्यू है, तो ये डेल क्यू इतने का, डेल क्यू इस तरह पूरा मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्योंकि जो आवेश पूरा आवेश को कितने में मैंने बांट दिया, डेल क्यू छोटे छोटे पे, तो इस पूरे को मिला देंगे डेल क्यू को, तो टोटल बन के क्या आएगा, क्यू। वैसे जैसे कि ये लघु अवयव खंड ए बी है, ए बी इसका इतने का, फिर इतने का कुछ इतना, तो ये पूरा जैसे छोटे छोटे भाग मिलकर पूरी वलय बना रहे हैं, वैसे छोटे छोटे आवेश मिलकर पूरा आवेश क्यू बना देंगे। तो हम लिखेंगे पूरी वलय के कारण, वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E बराबर क्या होगा, E बराबर, अब आप जानते हो, देखो जब इन दोनों को मैंने तोड़ा था, इसका डेल ई कॉस थीटा इधर की ओर आया, इसका इधर की ओर आया, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो परिणामी दोनों उधर की ओर आ रहे हैं। फिर यहाँ से कहीं देखोगे तो फिर दो मिलेंगे, फिर कहीं ये पूरी ऐसे वलय बनी है, ऐसे बनी है, पूरी ऐसे बनी है, तो इसके कारण इससे भी, इधर से भी, इधर से भी, हर जगह से होगा। तो इन सभी को इधर जब आएंगे तो इन सभी को योग करोगे ना, परिणामी है तो क्या करेंगे, हम योग कर लेंगे, तो जो परिणामी योग आएगा वही हमारे लिए बनेगा। तो हम इनका कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, जो छोटे छोटे ये डेल ई कॉस थीटा, डेल ई 36 घटक है, इन सभी को जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, ई बराबर सिग्मा डेल ई कॉस थीटा। अब यहाँ से ई बराबर कितना आएगा, देखो ई बराबर, ये सिग्मा है, डेल ई का मान कितना है, डेल ई कॉस थीटा का मान ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल क्यू बटे आर स्क्वायर और कॉस थीटा, यहाँ क्या लगा है, सिग्मा, ये कर दिया जाए। अब देखो ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, ये सिग्मा किस पे लगता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हो, तो आवेश यहाँ पर सिर्फ छोटा, बाकी दूरी उरी पूरी भी है, ये कांस्टेंट वैल्यू तो पूरी आ जाएगी, कॉस थीटा भी पूरा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से अगर देखें तो क्या आएगा, ई बराबर ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इतना बाहर हो गया, और किस में लग जाएगा, सिग्मा क्यू, छोटा छोटा आवेश। अब जानते हो कि छोटा छोटा आवेश थोड़ा थोड़ा मिला करके पूरा आवेश बना देगा, डेल क्यू पूरा मिलाकर क्या बना देगा, पूरे का वलय का आवेश, और पूरे वलय का आवेश कितना है, क्यू, तो ये बन जाएगा क्यू। तो यहाँ से ई बराबर निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर और कॉस थीटा, क्यू बटे आर स्क्वायर और इंटू पे क्या आएगा, कॉस थीटा, इसका मान क्यू हो गया, और ये आर स्क्वायर बटे में ये कॉस थीटा यहाँ कर दिया मैंने। इतना आने के बाद फिर यहाँ से हम देखेंगे, इसके बाद से बस थोड़ा सा और बचा है। देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अगर देखा जाए तो ये कॉस थीटा मुझे हटाना है, ये कॉस थीटा मुझे हटाना है, और वलय के केंद्र से ही दूरी मापी जाती है, कि जो भी वलय बनी उसके केंद्र से दूरी मापो, सीधी वाली, वो आसान होती है। मुझे आर भी हटाना है और दूरी किस में लाना है, एक्स में, जबकि यहाँ अभी तक एक्स कोई आया नहीं है। तो हम क्या करने वाले, कॉस थीटा का मान पहले निकालो। अगर ये त्रिभुज हम दिखाएं, ओ, ये बिंदु कोई भी मान लो, बी मान लो, और ये पी मान लो, तो ऐसे त्रिभुज पूरा बन के आएगा, ऐसे ओ बी वाला और ये पी वाला। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर। ठीक है, ये दूरियाँ हो गई। अब मुझे कॉस थीटा का मान निकालना है, किसका, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। नहीं आता कि कहाँ से आया है, तो आप इसको याद करोगे, एल ए एल बटे के ए। ये होगा साइन वाला, ये होगा कॉस वाला, और ये होगा टेन वाला, ये कॉट सेक कॉसेक का। तो हमें ऊपर से सिर्फ ज़रूरत होती है, नीचे वालों की नहीं। अब देखो आप, मुझे किसका चाहिए, कॉस थीटा का मान चाहिए, यहाँ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस यहाँ है तो आधार बटे कर्ण, क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण। अब वैल्यू बस पुटअप करनी मुझे, तो कॉस थीटा का मान कितना आएगा, देखो आधार की वैल्यू ये ज़मीन एक्स हो गया, कर्ण की वैल्यू ये तिरछा है तो आर, तो एक्स बटे आर हो गया। इतनी बात ये समझ में आ गई मुझे। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स बटे आर कॉस थीटा की जगह पे रख देंगे, तो कितना आएगा यहाँ से, देखो ई बराबर
1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और गुणे पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा की जगह पे x बटे आर, तो x बटे आर। तो यहाँ से e बराबर कितना आएगा 1/4πε0 क्यू एक्स, ऊपर क्या आएगा क्यू एक्स बटे में ये आएगा आर स्क्वायर आर, तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब। अब आप फिर से देखो, मुझे आर भी हटाना है, ये आर हटाना है क्योंकि मुझे ये केंद्र से दूरी मापी जाती है। आपको केंद्र से पास वाली दूरी सीधी वाली मापना है, तिरछा वाली नहीं। तो कौन सी दूरी चाहिए मुझे, एक्स वाली। तो अब आर को हटाना है, तो इसी त्रिभुज में देखो, अगर ये कैसा है, ये अगर सीधी है, त्रिज्या किसी परिधि की जो वृत्ताकार या सर्कल के टाइप की हो उसकी त्रिज्या मिला दो केंद्र से, तो त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो ये अगर 90 अंश का कोण बन रहा है तो आप क्या समझोगे कि पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो कहता है आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो कर्ण कितना है, ये तिरछी वाली लंबी वाली आर स्क्वायर, आधार कितना है ज़मीन वाला तो एक्स का स्क्वायर बराबर, लंब का कितना है ए, तो ए का स्क्वायर। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाता है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, आर बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है मुझे। तो यहाँ से ई बराबर कितना आएगा 1/4πε0 क्यू एक्स बटे आर क्यूब है, तो पहले आर की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पर एक बात ये सीख लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट को मैंने बताया था आपको कि इसको आप होल पावर 1/2 बना सकते हो। कितनी बना सकते हो, होल पावर 2। रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये मैंने लिख दिया। पहले एक बार रूट बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो पाए। और ये घात कितनी लगी टोटल 3, तो घात 3 मैंने कर दी। आर की जगह पे ये आ गया ये, और क्यूब लगा है तो क्यूब कर दिया। अब फिर यहाँ से अगर देखें तो ई बराबर कितना आएगा 1/4πε0 क्यू एक्स बटे, यहाँ पर कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, ये लिखेंगे, और इसकी पावर कितनी है 3, और ये रूट को क्या लिखोगे 1/2, 1/2 कर दिया। यहाँ से ई बराबर कितना आएगा 1/4πε0 क्यू एक्स बटे, ये आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की होल पावर 3 है के 3 और बटे में 2, इतना आया। और ये होगा हमारा लास्ट डेरिवेशन। ठीक है, यहीं से मुझे पता चल जाएगा कि ये कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देगा, क्योंकि अब आप सभी चीज़ें समझ लो कि यहाँ से लास्ट हो गया, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। देखो क्या है कि यहाँ से आर इस वजह से हटाया गया क्योंकि केंद्र से जो सीधी दूरी होती है किसी बिंदु की, तो वो सीधी दूरी मुझे मापनी। सीधी दूरी यहाँ से कितनी थी एक्स, तो आपको एक्स लाना अनिवार्य था। अगर वलय दी गई है तो वलय की त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या की ज़रूरत थी तो त्रिज्या ए आ गई। आवेशित है तो क्यू की ज़रूरत है तो क्यू मिल गया मुझे, तो इसकी ज़रूरत थी एक्स की, वो मिल गया। आवेश की ज़रूरत थी, आवेश मिल गया। यहाँ त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी, वलय है तो त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या मिल गई। तो इस तरह से ये मेरा डेरिवेशन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब इसका एक बेहतरीन नोट्स पॉइंट समझो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यदि ये बिंदु P, ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P यहाँ ना होकर वलय के केंद्र पर है, ये बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, तो लिख देंगे जब बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, वलय के केंद्र पर हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तब ई बराबर क्वेश्चन मार्क कि ई कितना आएगा तो हम निकालेंगे। तो आप ये सोचो, फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन आपको ये सोचना है ये बिंदु P उठकर कहाँ गया है, इस O पर। अगर आपसे हम ये कहें इस बिंदु P को उठाओ और इस बिंदु O पर रख दो, तो क्या ये दूरी एक भी बची अब, क्योंकि ये O से दूरी होती बिंदु P की। अब P भी इसी बिंदु O पर आ गया और O से ही दूरी मापनी है, तो जब O और P एक ही जगह पर है तो कोई दूरी बचेगी O और P के बीच में, ये बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो यहाँ से O और P तक के बीच की दूरी जो x है वो कितनी हो जाएगी, 0। x बराबर कितना आ जाएगा 0। तो फिर फार्मूला लगाओगे तो ई बराबर कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, ये वाला लिखोगे। अतः ई बराबर 1/4πε0 क्यू एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 से, यहाँ पर x इक्वल कितना रखना है 0। तो यहाँ से अगर देखें हम तो ई बराबर कितना आएगा, ई बराबर ये आएगा 1/4πε0
क्यू एक्स की जगह में 0 और बटे में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह में 0 की होल पावर 3/2। तो यहाँ से ई बराबर कितना आएगा, देखो गुणे पे 0 है तो 0 एक का गुणा करोगे तो 0 आएगा, और किसी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो टोटल 0, तो ई का मान टोटल कितना आ गया 0। इसका मतलब ये निकला कि एक समान रूप से आवेशित वलय के केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितनी होती है, 0 होती है। ये आपका नोट पॉइंट बनेगा और ये अच्छा नोट पॉइंट है। ये कंपटीशन पे भी आता है कि यदि एक समान रूप से आवेशित कोई वलय है तो वो जो बिंदु P जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, वो बिंदु अगर वलय के केंद्र पर ही है उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो ये हो जाता है 0 होगा, वहाँ पर 0 होता है। ठीक है, इसके लिए वलय की त्रिज्या कुछ भी हो, आवेश कुछ भी हो, कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दूरी कितनी हो जाती है, x का मान 0, तो इस तरह 0 हो जाता है। आई होप कि ये सारा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, कोई चीज़ नहीं बची होगी जो आपको ना समझ में आई हो। और आइए तो लाइक करें, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।